हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द लैब रैट्स। हम कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की लेक्चर सीरीज एंड ये वीडियो इस लेक्चर सीरीज का पार्ट 2 है, लाइट एंड पिगमेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हमने उसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, किस तरीके से ओवर द टाइम फोटोसिंथेसिस के बारे में डिफरेंट डिस्कवरीज के थ्रू हमने फोटोसिंथेसिस के पूरे प्रोसेस के बारे में समझाया। देन हमने फोटोसिंथेसिस के दौरान किन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसके बारे में देखा है, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था लाइट। लाइट का बिगेस्ट नेचुरल सोर्स होता है सन। ओके, सनलाइट बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है एंड इस सनलाइट को फोटोसिंथेसिस के दौरान यूटिलाइज करने के लिए प्लांट्स के पास जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हैं पिगमेंट्स। तो आज बेसिकली इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में एक समराइज्ड वे में थोड़ा बहुत डिटेल्स के साथ समझेंगे किस तरीके से प्लांट पिगमेंट्स जो हैं वो सनलाइट को यूटिलाइज करके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। हालांकि सनलाइट का फोटोसिंथेसिस के अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फिनोमेनाज जो प्लांट में होते हैं उनमें इसका रोल है। फॉर एग्जांपल अगर आप फोटोबायोलॉजी देखेंगे, फोटोसिंथेसिस तो है ही, इसके अलावा फोटोमॉर्फोजेनेसिस, ओके, प्लांट डेवलपमेंट किस तरीके से सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है उसके बारे में। देन फोटो पीरियोडिज्म, ओके, फोटो पीरियोडिज्म जिसमें हम पढ़ते हैं कि डे एंड नाइट के ड्यूरेशन से किस तरीके से प्लांट में डिफरेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सन जो कि बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट है उसका प्लांट के डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फिनोमेनाज में बहुत बड़ा रोल है एंड आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे किस तरीके से सनलाइट जो है वो प्लांट के डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फिनोमेनाज में अपना रोल प्ले करता है। सन से आने वाले रेज जो होते हैं वो एक बहुत बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज हैं, कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, देन आता है विजिबल लाइट, देन अगेन इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, साउंड वेव्स, ये सारे। ठीक है, तो ये ओवरऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम इन सबको जनरलाइज्ड वे में लाइट बोलते हैं। सन रे को जनरलाइज्ड वे में हम लाइट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि लाइट बेसिकली हम सिर्फ विजिबल रेंज जो है, जो कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बहुत छोटा सा पार्ट है, इसे कहा जाता है लाइट। विजिबल लाइट का रेंज होता है 400 नैनोमीटर से लेकर 720 नैनोमीटर तक का ये विजिबल रेंज होता है, जिसमें वो सारे ही कलर्स देखने को मिलते हैं। विबग्योर जो पैटर्न हम बोलते हैं, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो ये डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट होते हैं 400 से 720 तक। ठीक है, और ये विजिबल लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली विजिबल लाइट कौन से, मतलब ये रेंज जो है 400 टू 720 नैनोमीटर वाला, ये वो विजिबल लाइट्स होते हैं जो एक्चुअल में हमें विजन प्रोवाइड करते हैं, जो एक्चुअल में केपेबल हैं हमारे रेटिना में प्रेजेंट जो भी विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल रिसेप्टर्स हैं, उन्हें स्टिमुलस प्रोवाइड करने के लिए, हमें विजन प्रोवाइड करने के लिए ये रेंज ऑफ लाइट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो यही विजिबल लाइट किस तरीके से फोटोसिंथेसिस में अपना रोल प्ले करता है उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। लाइट के बारे में हमें पता है कि लाइट का डुअल नेचर होता है। ठीक है, लाइट हैज डुअल नेचर। ठीक है, लाइट के पास वेव नेचर भी होता है एंड लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी होता है। ठीक है, तो लाइट जो है दोनों तरीके से बिहेव करता है, एज अ वेव एंड एज अ पार्टिकल, बोथ। इन दोनों के लिए अपनी अपनी थ्योरी है, अगर समझना हो तो 11th की फिजिक्स की बुक उठाना, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि लाइट का डुअल नेचर क्या होता है। खैर, हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर से क्या मतलब है। पीछे हमने क्या देखा कि लाइट, जो विजिबल लाइट का रेंज होता है, विजिबल लाइट का जो रेंज होता है ये हमने देखा 400 से लेकर 720 नैनोमीटर तक का होता है, राइट। तो ये नैनोमीटर क्या होता है? नैनोमीटर बेसिकली यूनिट है वेवलेंथ का। ठीक है, वेवलेंथ, और इसे हम लैम्डा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या ये लैम्डा? ठीक है, तो वेव नेचर क्या बोलता है? लाइट बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसके दो कंपोनेंट है, इसके दो कंपोनेंट है। एक तो इसका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है एंड इसका मैग्नेटिक कंपोनेंट है। तो भाई वेव को अगर हम रिप्रेजेंट करें, एक्स एंड वाई एक्सिस ले लेते हैं एंड हम इसके बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे। ये हम वेव्स को साइनोसॉइडल फॉर्म में इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को दिखाए जा रहे हैं,
विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। ये एक्स एक्सिस पे हम इसके डिस्प्लेसमेंट को दिखाए जा रहे हैं, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। इन्हें बोलते हैं क्रेस्ट, एंड ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का जो पीक होता है इसे बोलते हैं ट्रो। ठीक है, अब ये इसके डिटेल में नहीं पढ़ना है, मुझे बस क्या बताना था, वेवलेंथ क्या होता है उसके लिए ये ड्रॉ किया है। वेवलेंथ बेसिकली क्या होता है, दो क्रेस्ट के बीच का जो ये डिस्टेंस होता है ना, दो क्रेस्ट के पीक्स का जो ये लेंथ होता है इसे हम बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, इसे हम वेवलेंथ बोलते हैं, एंड इसका यूनिट होता है नैनोमीटर। यानी कि 1 मीटर को अगर हम 10⁹ से डिवाइड कर दें तो ये होता है 1 नैनोमीटर। तो वेवलेंथ क्या होता है, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट्स के बीच का जो ये लेंथ होता है इसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसे ही हम वेवलेंथ बोलते हैं। वेव्स बेसिकली क्या है, वेव्स के बारे में जान लेते हैं। वेव्स बेसिकली क्या है, वेव्स मीडियम में किसी भी तरीके के डिस्टर्बेंस को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं और आप बात कर रहे हैं, है ना, तो मेरे मुंह से निकले हुए हर एक शब्द जो कि साउंड वेव्स हैं वो आपके तक पहुंचेंगे विदाउट डिस्प्लेसिंग एनी काइंड ऑफ एयर इन बिटवीन अस। ठीक है, हम दोनों के बीच में जो भी एयर होंगे, एयर मॉलिक्यूल्स, एयर के पार्टिकल्स होंगे, जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे इन द इन्वायरमेंट, इनकी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, बट मेरे बोलने से ये साउंड आपके तक पहुंच रही है, ये इन वेव्स के फॉर्म में आपके तक पहुंच रही है, जो कि कुछ नहीं, एक बेसिक काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस होते हैं जो कि ओवरऑल इंफॉर्मेशन लेकर पहुंचते हैं सामने वाले टारगेट पॉइंट तक। ठीक है, इसके लिए आप अगर 11th की एनसीईआरटी की बुक उठाकर देखेंगे, उसमें बहुत अच्छा सा, बहुत बेसिक सा एक एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल कहता है कि एक बड़ा सा पॉन्ड है, ठीक है, एक बड़ा सा पॉन्ड है, एंड इसमें अगर आप छोटे छोटे पेबल्स गिराओ, इसमें अगर आप छोटे छोटे पेबल्स गिराओ, पॉन्ड में ठहरे हुए पानी में छोटे छोटे पेबल्स गिराओ, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इन पेबल्स के चारों तरफ ऐसा लगेगा कि वाटर जो है वो सर्कुलर मोशन में इस जगह से जहां पे पेबल गिरा है उससे दूर जा रहा है ना, धीरे धीरे सर्कुलर फॉर्म में वाटर जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है, इससे दूर जा रहा है। ठीक है, जहां जहां पेबल्स गिर रही हैं वहां वहां से सर्कुलर फॉर्म में वाटर जो है इस जगह से डिस्प्लेस होकर दूर 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 जा रहा है। अब इस चीज को टेस्ट करने के लिए कि वाटर सही में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है क्या, इन्होंने क्या किया, इस पे छोटे छोटे अगर कोई पार्टिकल रख दो, इन जो भी सर्कुलर फॉर्म में वाटर का शेप दिख रहा है, इस पे अगर आप छोटे छोटे पार्टिकल्स रख दो कुछ, तो क्या देखने को मिला, ये पार्टिकल ऐसे फील हो रहे थे जैसे ये ऊपर नीचे तैर रहे हैं, लेकिन उसी जगह पे जहां पे इन्हें रखा गया है, ये उस जगह से आगे नहीं बढ़ रहे हैं वाटर के साथ। इसे क्या प्रूव होता है कि पेबल्स को जब हमने डाला तो वाटर का सरफेस क्या हो रहा है, वाटर का सरफेस डिस्टर्ब हो रहा है, उसमें काइंड ऑफ एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, जो कि आगे की तरफ मूव तो कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मीडियम डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, यानी वाटर साथ में डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो इंफॉर्मेशन आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को, इन सारी कहानियों को बताने के का एक ही रीजन है, ये बताना कि वेव्स क्या होते हैं। वेव्स बेसिकली इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस मीडियम में ट्रैवल करते हैं एंड विदाउट डिस्प्लेसिंग एनी काइंड ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो लाइट भी एक तरीके का वेव है, साउंड भी एक तरीके का वेव है। ठीक है, साउंड, मैं जो आपसे बात कर रही हूँ वो भी एक तरीके का वेव है। लाइट जो होते हैं, लाइट जिसकी आज हम बात करेंगे, लाइट भी एक तरीके के वेव हैं। इनमें अगर बेसिक डिफरेंस देखा जाए तो साउंड को एक मीडियम की जरूरत होती है। साउंड आपको वाटर में भी सुनाई दे सकता है, साउंड आपको इस एनवायरनमेंट में भी सुनाई दे सकता है, लेकिन आप किसी वैक्यूम प्लेस में चले जाओ, वहां पे आपको साउंड सुनाई नहीं देगा, क्योंकि साउंड को मीडियम की जरूरत होती है ट्रैवल करने के लिए। लाइट ऑन द अदर हैंड वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, तभी तो स्टार, सन जो है वो एक स्टार है ना, सन जो है वो एक स्टार है, और हमसे कितने, हमारे प्लैनेट से वो कितनी दूर है, और ये ओवरऑल स्टेलर सिस्टम से होते हुए हमारे पास पहुंचता है, जो कि हमें पता है स्पेस हमारा पूरा का पूरा वैक्यूम है, एंड वहां से हमारे तक पहुंच रहा है, विद प्रूफ दैट कि लाइट जो है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। सो लाइट ऐसे दो वेव्स से मिलके बने हुए हैं, जिनमें से एक होता है इलेक्ट्रिकल एंड एक होता है मैग्नेटिक, एंड ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलरली ट्रैवल करते हैं। जैसे कि ये एक वेव हो गया एंड ये दूसरा हो गया, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ट्रैवल करते हैं।
ठीक है, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट प्रोपेगेशन, जिस तरफ लाइट जा रही है उधर ये प्रोपेगेट करते हैं, बट एक दूसरे के 90 डिग्री पे। दूसरा आता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की जो थ्योरी है वो कहती है कि लाइट जो होते हैं छोटे छोटे डिस्क्रीट पार्टिकल्स के बने हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स। तो समझो छोटे छोटे बहुत सारे फोटॉन्स मिलके एक लाइट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये स्मॉल डिस्क्रीट यूनिट्स ऑफ लाइट होते हैं फोटॉन्स, एंड एक एक फोटॉन जो एनर्जी कैरी करता है, एक एक फोटॉन जो एनर्जी कैरी करता है, इसे हम कहते हैं क्वांटम, ठीक है। एक एक फोटॉन जो एनर्जी कैरी कर रहा है उसे हम कहते हैं क्वांटम, ओके। और इस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन है E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा, ठीक है। इस ओवरऑल इक्वेशन में ये दो चीजें जो है ना, ये कांस्टेंट है। h क्या है, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये दोनों की दोनों चीजें कांस्टेंट है। तो जो चीज वेरी कर रही है वो है वेवलेंथ, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारे जो विजिबल स्पेक्ट्रा में, विजिबल लाइट में जो डिफरेंट लाइट कंपोनेंट हैं, वेबक्योर है ना, इनकी अपनी अपनी वेवलेंथ है, और ये 400 नैनोमीटर से लेकर 700 तक की है। तो ये बताता है कि यानी कि इन सारे लाइट कंपोनेंट्स की अपनी अलग अलग एक एनर्जी लेवल होगा, है ना, अलग अलग एनर्जी होगा। और एनर्जी क्या हो गया, जो भी एनर्जी है इन लाइट कंपोनेंट्स की, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जिसकी जितनी ज्यादा वेवलेंथ उसकी एनर्जी उतनी कम, ठीक है। जिसकी जितनी ज्यादा वेवलेंथ उसकी एनर्जी उतनी कम। तो रेड लाइट जिसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, बहुत दूर तक आप इसे देख सकते हो, बट इसकी एनर्जी क्या है, इसकी एनर्जी सबसे कम है, सबसे कम है। जो भी विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रा है उसमें रेड लाइट की एनर्जी सबसे कम है। सबसे ज्यादा है ब्लू लाइट की, उसमें वायलेट रेंज जो होते हैं उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। इस तरह से हर एक डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट के फोटॉन्स का हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आता है आइंस्टाइन एंड स्टार्क्स लॉ। वो क्या कहता है कि हर एक फोटॉन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। यानी कि पहले तो मैं एक फोटॉन की एनर्जी निकाल लेती हूँ। तो फॉर एग्जांपल हम रेड लाइट लेते हैं। रेड लाइट की वेवलेंथ हो गई 660 नैनोमीटर, ठीक है। एंड इसकी अब इस फोटॉन की अब हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी अपनी वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है 6.62 इंटू 10⁻⁻34। यूनिट क्या है, जूल सेकेंड पर फोटोन, ठीक है। सी है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर हम एनर्जी कैलकुलेट करें इस रेड लाइट की जिसका वेवलेंथ 660 नैनोमीटर है, तो भाई इस रेड लाइट के फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास सारे के सारे कंपोनेंट्स के वैल्यूज प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। यूनिट क्या है, जूल सेकेंड पर फोटोन। तो फोटोन चला जाएगा यहाँ, फोटोन, ओके। एंड इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर, ठीक है। और सेकंड कहाँ चला जाएगा, यहाँ। एंड वेवलेंथ क्या है 660 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। इसे अगर हम पूरे को कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी कुछ 3.01 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर फोटोन। यानी कि हर एक फोटोन की एनर्जी, जो कि रेड लाइट के फोटोन्स है, रेड लाइट के पार्टिकल्स हैं, तो उसके हर एक फोटोन की एनर्जी हो जाएगी 3.01 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। जूल इसका यूनिट है। तो किसी भी सब्सटेंस के एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए या एक इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होगी,
इतनी एनर्जी, एक फोटोन की इतनी एनर्जी चाहिए होगी। अब अगर किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट करने के लिए या इंटरैक्ट करने के लिए यानी 1 मोल ऑफ फोटोन की ज़रूरत पड़ेगी, 1 फोटोन फॉर ईच इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसे हम एवोगाड्रो नंबर से इंडिकेट करते हैं। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी है? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें पर मोल में। ओके, सो इतने से मल्टीप्लाई कर दो इस फोटोन को, इतने 1 मोल ऑफ फोटोन में इतनी एनर्जी चाहिए होगी, है ना। तो 1 फोटोन की एनर्जी इतनी है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट करने के लिए 1 मोल ऑफ फोटोन भी चाहिए होगा, यानी कि देन E इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 3.01 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, 181292 जूल पर मोल। यानी कि रेड लाइट के हर एक मोल ऑफ फोटोन की इतनी एनर्जी होती है। ठीक है, तो इतना कैलकुलेशन समझाने के पीछे बस एक ही मकसद कि लाइट के पास वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर होते हैं। वेव नेचर बताता है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म है एंड डिफरेंट लाइट्स की डिफरेंट वेवलेंथ होती है। इस वेवलेंथ को यूज़ करके हर एक लाइट सोर्स के फोटॉन्स की हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। फोटॉन्स क्या होते हैं? लाइट के यूनिट्स होते हैं, लाइट के डिस्क्रीट यूनिट्स होते हैं, इनकी अपनी एक एनर्जी होती है जिसे हम क्वांटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस एनर्जी को हम इस इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, और उसमें से हमने एग्जांपल लिया रेड लाइट का और उसे बस सिंपली इसी इक्वेशन पे डाल के हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो इस इक्वेशन के थ्रू रेड लाइट के एक सिंगल फोटोन की एनर्जी इतनी आती है। अब स्टार्क-आइंस्टीन लॉ जो है वो ये कहता है कि एक फोटोन जो है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट करने के लिए 1 मोल ऑफ फोटोन की जरूरत पड़ेगी, और 1 मोल में एक फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम एवोगाड्रो नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम 6.023 इंटू 10^23 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये उसकी वैल्यू होती है, एवोगाड्रो नंबर है ये। ठीक है, तो बस मैंने क्या किया, एक फोटोन के एनर्जी को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 1 मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी निकल गई रेड लाइट की। ये रेड लाइट की बात हो रही है, ब्लू लाइट के फोटोन्स के 1 मोल की एनर्जी अलग हो जाएगी, वैसे ग्रीन की अलग, येलो की अलग। ठीक है, बस ये फर्क आएगा, जितना ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम एनर्जी। ठीक है, तो बस यहाँ पे एक सिंगल कैलकुलेशन करके मैंने बताया है कि ठीक है, 1 मोल ऑफ रेड लाइट के फोटोन की क्या एनर्जी होती है। तो अब लाइट सोर्स के बारे में जान लिया, लाइट के नेचर के बारे में जान लिया, अब बारी आती है प्लांट की। तो सनलाइट प्रेजेंट है, प्लांट के पास ऐसी क्या मशीनरी है जो इस सनलाइट को यूटिलाइज करने में हेल्प कर रही है? तो इन डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स को हम कहते हैं पिगमेंट्स। ठीक है, पिगमेंट्स। नाउ प्लांट के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स होते हैं जो कि डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट जो हम जानते हैं वो क्या है? क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल हो गए, उसके अलावा क्लोरोफिल ए बी सी, ऐसे ABCD हैं क्लोरोफिल के डिफरेंट फॉर्म्स। देन आ गए आपके पास कैरोटीन्स, देन है ज़ैंथोफिल्स। इसके अलावा डिफरेंट फोटो सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स मिलेंगे। प्लांट पिगमेंट्स और भी बहुत सारे रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल आप पेटल्स के कलर देख लो, जितने वाइब्रेंट कलर होते हैं दे एक्चुअली अट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट इंसेक्ट्स को, जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट पिगमेंट्स जिनके डिफरेंट कलर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एंथोसाइनिन्स वगैरह को ले लो। एंथोसाइनिन्स ये ब्लू पर्पल ब्लैकिश इन सब टाइप के कलर्स को प्रोवाइड करते हैं। ये जैसे जामुन हो गया, शहतूत, ये आप क्या बोलते हो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रिंजल हो गया, बीटरूट हो गया, पोमीग्रेनेट हो गया, ऑल दीज फ्रूट, ये सारे के सारे क्या हैं? एक तरीके से पिगमेंट्स के कारण जिनके ये कलर हैं वो पिगमेंट्स के क्लासेस हैं, एंथोसाइनिन्स, बिटेलिन्स हैं। फिर आ जाते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन टू येलोइश ऑलमोस्ट कलर्स प्रोवाइड करते हैं। देन आते हैं अगेन एंथोसाइनिन्स, बिटेलिन्स एंड कैरोटिनॉइड्स आते हैं, जो कि ऑरेंज टू रेड कलर प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट फ्रूट्स को। तो ये सारे जो पिगमेंट्स हैं वो डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं। कलर के साथ साथ इनका रोल फोटोसिंथेसिस में है, वो उसके बारे में तो हम देखेंगे ही।
फोटोसिंथेसिस में ये देख लो, क्लोरोफिल जो होता है ना, ये मेन पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल ए खास करके मेन पिगमेंट होता है, जो कि रिएक्शन सेंटर को रिप्रेजेंट करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, जहाँ पे मेन रिएक्शन होता है, ठीक है। उसके अलावा जो डिफरेंट पिगमेंट्स है भाई, उनका रोल क्या है, जब रिएक्शन तो क्लोरोफिल ए कर रहा है ना, तो डिफरेंट पिगमेंट्स की क्या जरूरत है, डिफरेंट पिगमेंट्स जो होते हैं ना, इस जो ओवरऑल लाइट है उसके रेंज को बढ़ा के रखते हैं प्लांट में। अब सपोज करो एक एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट प्लांट लेगा, उसके बदले वो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट लेके अपना काम कर सकता है। तो ये इसके स्पेक्ट्रम को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स जो होते हैं क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। तो जितने भी डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स बोलते हैं। ये हेल्प करते हैं, ठीक है। मतलब मैं एक काम कर रहा हूँ, आई एम द हेड, मैं एक काम कर सकता हूँ एक सर्टेन लेवल पे, ठीक है। बट मुझे मेरे से भी नीचे काम करने वाले बहुत सारे और सहयोगी मिल जाएं, जो कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे काम करके दे रहे हैं, जिससे मुझे अपना मेन काम करने में और आसानी हो रही है, तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ गई। तो भाई ये पिगमेंट्स किस तरीके से फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं, ये भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता चले होंगे। तो इनिशियली क्या किया गया, प्लांट से पिगमेंट्स को आइसोलेट किया गया एंड इन पिगमेंट्स की स्कैन की गई, एब्जॉर्बेंस मेजर की गई विजिबल रेंज में 400 से लेके कुछ 700 तक का, 700 नैनोमीटर तक के रेंज में इन पिगमेंट्स की एब्जॉर्बेंस एफिशिएंसी मेजर की गई, ठीक है। तो देखा गया कि मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस जो है वो इस रेंज में उन्हें मिला एंड इस रेंज में मिला, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, अच्छा प्लांट से डिराइव्ड पिगमेंट्स इस रेंज में सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, चलो देखते हैं फोटोसिंथेसिस का इस रेंज ऑफ लाइट से क्या रिलेशन है। तो इस पर्टिकुलर रेंज ऑफ लाइट को जब प्लांट को प्रोवाइड किया गया, इस पर्टिकुलर रेंज ऑफ लाइट को जब प्लांट को प्रोवाइड किया गया, तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस देखने को मिला। इससे क्या डिसिफर किया गया, हो ना हो ये जो पिगमेंट्स हैं ये कहीं ना कहीं इस सोर्स, लाइट सोर्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं एंड फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि ये पैटर्न ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। ओवर द टाइम सिंगल सिंगल पिगमेंट्स भी प्यूरिफाई हो गए और ये चीजें प्रूव होती चली गई। तो इस चीज को समझाने के लिए एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे, जब हम बच्चे थे, जब हम पढ़ते थे फोटोसिंथेसिस, उस वाले चैप्टर में 3 तरीके का ग्राफ है। एक है एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रा, एंड एक है एक्शन स्पेक्ट्रा। तो ये भारी भरकम नाम से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बेसिकली बातें एक ही हो रही हैं कि इनके अकॉर्डिंग ये इस तरीके के, इसी ग्राफ को 3 फॉर्म में दिखाया गया। पहले इन एब्जॉर्बेंस को दिखाया गया, फिर इस वाले को दिखाया गया, फिर इन दोनों को मर्ज करके इसी तरीके से दिखाया गया। तो क्या हुआ, सबसे पहले प्लांट पिगमेंट्स डिराइव किए गए एंड देखा गया कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेंस इस वाले रेंज में देखने को मिल रही है, इस वाले रेंज में देखने को मिल रही है। फिर इस रेंज के लाइट सोर्स को प्लांट को दिया गया, तो क्या देखा गया, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट भी इधर ही मिल रहा है, इन दोनों में मिल रहा है, इस वाले रेंज में नहीं मिल रहा है हमें, है ना। तो इन्हें समझ में आ गया कि ठीक है, ये वाले प्लांट पिगमेंट्स जो हैं, जो इस रेंज में एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये फोटोसिंथेसिस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। धीरे धीरे सिंगल सिंगल पिगमेंट्स प्यूरिफाई होते गए, फिर पता चल गया कि ये वाला जो पीक था वो क्लोरोफिल ए का था, फिर 480 के तरफ जो पीक है वो क्लोरोफिल बी का है, इस तरीके के ये जो पीक है वो बीटा कैरोटीन का है, और ये सारे कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। पहले एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रा लिया गया, फिर उस रेंज ऑफ लाइट को लेकर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखा गया, तो फिर इन दोनों को मिला के एक एक्शन स्पेक्ट्रा दिया गया कि ये लाइट, ये जो पिगमेंट्स हैं इनका एक्शन इस पर्टिकुलर रेंज ऑफ लाइट में है, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। सिंपल भाषा में अगर बात की जाए तो भैया एक ऑफिस में काम करने वाला कोई आदमी है, ठीक है, एक ऑफिस में काम करने वाला कोई आदमी है, वीक डेज में उसके परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो ये हो गए मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। तो क्या करता है, ये आता है, इसकी वर्किंग एफिशिएंसी को हम यहाँ पे, वर्किंग एफिशिएंसी, कितना काम करने में इसका मन लगता है, कितने अच्छे से ये काम करता है, उसको हम वर्किंग एफिशिएंसी के स्केल पे बांट देते हैं। 1 2 3 4 5, 0 to 5 के स्केल पे बांट देते हैं। तो भाई जब ये मंडे को आता है, बहुत एंथुजियास्टिक मूड में आता है और ये बहुत मस्त काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। ट्यूसडे को भी अभी इसका एंथुजियाज्म मेंटेन्ड है। वेंसडे आते आते ये मतलब इसकी लाइफ हो गई मोनोटोनस, अब ये काम नहीं करना चाहता। थर्सडे को और खराब। फ्राइडे को तो बस अब इसके में जान नहीं है, इसे चाहिए वीकेंड, ठीक है, इसे करनी है मस्ती। तो अब ये सैटरडे संडे, सैटरडे संडे क्या मतलब है, मैं तो इसे इतने दिन का ही पे कर रही हूँ ना, तो मैं इतने दिन का देखूंगी। तो मैं क्या बोलूंगी, इसका एक्शन स्पेक्ट्रा भाई, ये एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि इसके काम करने की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा मंडे ट्यूसडे को है, और इस तरीके से इसका ग्राफ जा रहा है कुछ, ठीक है। तो ये काम करने की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा इस वाले रेंज में है,
है ना। ये सिंपल सा समझाने का तरीका है। सेम वही पिगमेंट्स के साथ किया गया, पिगमेंट्स प्यूरिफाई किए गए, एब्जॉर्बेंस लिया गया, जहाँ जहाँ मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस आया वहाँ वहाँ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी सबसे ज़्यादा मिली। पता चल गया कि ये पिगमेंट्स इस रेंज ऑफ लाइट को एब्जॉर्व करते हैं एंड फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। एक और बात, अगर मेरा कोई पिगमेंट 500 नैनोमीटर ऑफ लाइट सोर्स को एब्जॉर्व कर रहा है, मतलब ये एनर्जी लेवल जो है, इस लाइट सोर्स की जो एनर्जी लेवल है, ये सफिशिएंट है उस पिगमेंट के इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के लिए, ठीक है। उससे नीचे का जो एफिशिएंट नहीं है उस लाइट सोर्स को वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सिग्नेचर स्पेक्ट्रा देते हैं एक तरीके से। सिग्नेचर, अब स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रा से भी टेंशन मत ले लो, इस ग्राफ को ही मैं स्पेक्ट्रा बोल रही हूँ, जो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स इसके एब्जॉर्बेंस के पीक्स बन के आ रहे हैं, मैं इसे स्पेक्ट्रा बोल रही हूँ। तो ये सारे पिगमेंट्स जो स्पेसिफिक रेंज ऑफ लाइट को एब्जॉर्व कर रहे हैं, ये इनका अपना सिग्नेचर स्पेक्ट्रा हो गया कि ये इसी रेंज को एब्जॉर्व करेंगे। सो उसी तरीके का ग्राफ देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं, क्लोरोफिल बी की बात करूं, तो ये इस तरीके से कुछ एब्जॉर्व कर रहा है, फिर इधर एब्जॉर्व कर, ये इसका सिग्नेचर स्पेक्ट्रा हो गया। इसके नीचे का वेवलेंथ वो एब्जॉर्व नहीं करेगा क्योंकि उससे उसकी इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो रही है, ठीक है। तो कोई भी पिगमेंट उसी रेंज ऑफ लाइट को एब्जॉर्व करेगा जिसमें उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सके, ओके। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर, जनरली अगर हम किसी प्योरीफाइड क्लोरोफिल के बारे में देखें, इसी क्लोरोफिल को अगर हम प्योरीफाई कर लें, ठीक है, प्योरीफाइड फॉर्म में जब इसे हम इस रेंज ऑफ लाइट से इंट्रोड्यूस कराएं, तो होता क्या है, बेसिकली क्लोरोफिल क्या है, अपने ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में। अब इसे मैं लाइट सोर्स दूंगी, ये क्या करेगा, डिफरेंट वाइब्रेशनल स्टेट से होता हुआ अपने एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, है ना, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा ग्राउंड स्टेट से। एंड देन इस एक्साइटेड स्टेट से भी वो फिर वापस नीचे आना चाहेगा, डिफरेंट वाइब्रेशनल स्टेट से होते हुए वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा, है ना। और इस दौरान क्या करेगा, ये अपने, क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट में गया, अब ये उस एनर्जी को होल्ड नहीं कर पा रहा है, उसे वापस अपने स्टेबल फॉर्म में, अपने ग्राउंड स्टेट में आना है। तो ये जो एक्सेस एनर्जी है ना, इस एक्सेस एनर्जी को एज अ फ्लोरेसेंस या हीट के फॉर्म में ये रिलीज कर देगा, या तो फ्लोरेसेंस के फॉर्म में या हीट के फॉर्म में ये रिलीज कर देगा। लेकिन तो होता क्या है, प्लांट में जो ये क्लोरोफिल ए है, प्लांट में जो क्लोरोफिल ए है, ये क्या होता है, बाउंड होता है डिफरेंट प्रोटीन से, अपने डिफरेंट प्रोटीन कंपोनेंट से बाइंड होता है, क्लोज एसोसिएशन में होता है। तो जब ये अपने ग्राउंड स्टेट में आता है, उस दौरान क्या करता है, अपने एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को पास कर देता है अपने से बाउंड प्रोटीन को, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल से होता हुआ आगे बढ़ता जाता है, जो कि हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ेंगे जब हम लाइट रिएक्शन के बारे में जानेंगे, लाइट रिएक्शन के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे तब। फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल क्लोरोफिल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्लोरोफिल के ओवरऑल स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ये हेड पोर्शन, जिसे हम पोरफायरिन हेड बोलते हैं। पोरफायरिन डिराइव्ड होता है ये स्ट्रक्चर, जिसके सेंटर में मैग्नीशियम आयन होता है, ठीक है। एंड ये हाइड्रोफोबिक टेल होता है, जिसे फाइटोल टेल बोलेंगे, ठीक है। ये टेल जो है, इसकी हाइड्रोफोबिसिटी से हेल्प करेगी, डिफरेंट प्रोटीन के कांटेक्ट में जब ये आएगा तो उनके हाइड्रोफोबिक कोर से बाइंड हो जाएगा। ये होते हैं हाइड्रोफोबिक, बाइंड करते हैं, बाइंड्स टू, ठीक है। क्लोरोफिल के इस पोरफायरिन हेड में 4 पाइरोल रिंग होते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3 एंड ये 4। तो पाइरोल रिंग बेसिकली किससे बने होते हैं, 4 कार्बन से एंड एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से, ठीक है। इससे मिलके एक पाइरोल रिंग बना। इन चारों पाइरोल रिंग्स के नाइट्रोजन एटम्स जो होते हैं वो क्या है, सेंटर में मैग्नीशियम आयन से बाउंड होते हैं, और इस तरीके से ये पोरफायरिन हेड जो है वो अरेंज्ड होता है क्लोरोफिल ए में, ठीक है। यही पोरफायरिन हेड में अगर ये आयरन आयन होता है तो ये हीम ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, हीमोग्लोबिन के हीम ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जहां पे ये मैग्नीशियम आयन के जगह पे आयरन आयन होता है, ठीक है। तो पोरफायरिन हेड है, फाइटोल टेल है। पोरफायरिन हेड में क्या है, 4 पाइरोल रिंग्स हैं जिनके नाइट्रोजन एटम सेंटर में मैग्नीशियम आयन से बाउंड होते हैं, और ये फाइटोल टेल क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। एंड इस क्लोरोफिल ए से अगर हम इस मैग्नीशियम आयन को हटा दें, क्लोरोफिल ए माइनस मैग्नीशियम आयन, तो ये बना लेता है एक नॉन ग्रीन पिगमेंट या नॉन ग्रीन मॉलिक्यूल, और इस मॉलिक्यूल का नाम है फ्यूफाइटीन।
ठीक है। फिर बात करते हैं क्लोरोफिल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, क्लोरोफिल ए बी सी डी। अगर ए की बात करूं तो ये मोस्ट अबंडेंट होता है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन सेंटर जो होता है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स का वो क्लोरोफिल ए से ही बना होता है, इसलिए ये मोस्ट अबंडेंट है क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए में क्या होता है, रिंग 2 पे मिथाइल ग्रुप होगा, क्लोरोफिल बी रिंग 2 पे इसी मिथाइल ग्रुप के जगह पे अगर हम फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप लगा दें तो ये क्लोरोफिल बी हो जाएगा, ठीक है। क्लोरोफिल सी क्या है, इसमें फाइटोल चेन नहीं होता, नो फाइटोल टेल, ठीक है, ये फाइटोल टेल नहीं होगा। देन है क्लोरोफिल डी, इसमें इसके जगह पे OCHO ग्रुप होगा, यहाँ होगा OCHO ग्रुप। कलर की अगर बात करें तो क्लोरोफिल ए क्या है, ब्लूइश ग्रीन कलर में दिखेगा, ब्लू ब्राइट ग्रीन। एंड बी जो होता है वो येलोइश ग्रीन दिखता है, येलो ग्रीन। ना अगर अवेलेबिलिटी की बात करें तो क्लोरोफिल ए जो होता है वो हर एक ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा, बिकॉज क्लोरोफिल ए जो होता है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट होता है, विच इज बेसिस फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट। तो ये क्लोरोफिल ए जो होता है ये ऑलमोस्ट हर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल बी ऑन द अदर हैंड ऑलमोस्ट हर हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होगा, हायर प्लांट एंड ग्रीन एल्गा। ओके, क्लोरोफिल सी ये प्रेजेंट होता है डायटम्स में, डाइनोफ्लैजेलेट्स में, ओके, ब्राउन एल्गी में। क्लोरोफिल डी रेड एल्गी में प्रेजेंट होता है, ओके, एंड क्लोरोफिल ए इन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। अगर एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं इनके बारे में मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया, तो ऑक्सीजेनिक एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के बारे में आप मेरे फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटिंग।